हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है पाकी फैमिली व्लॉग चैनल पे। और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आप पुराने हैं तो आप चैनल को लाइक करिए, और यदि मेरी बात अच्छी लगे तो बाकी लोगों को भी आप साझा कर सकते हैं। और जैसा कि बहुत बार आपने देखा होगा कि मैं वीडियो में बात जो है कभी कभी करता हूँ। उसका एक कारण है कि मैं रोज़ाना वीडियो में आकर के बात करना शायद मुझे उतना मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, या फिर मैं शायद नहीं चाहता हूँ कि मैं रोज़ आऊँ। लेकिन मैं सोचता हूँ मैं जब भी आऊँ तो कुछ अच्छा, कुछ बेहतर, कुछ यूज़फुल आप लोगों के लिए मैं ला सकूँ। क्योंकि इंटरटेनमेंट तो आप जो है प्रिया जो है आपको हमेशा जो भी वो कर सकती है, बेस्ट टू बेस्ट करती है। लेकिन साथ साथ कुछ ऐसा जो शायद ज़रूरी है और वो बीच बीच में आता रहे तो बहुत अच्छा भी है। ऐसा मैं सोचता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं जो करता हूँ या हम जो कर रहे हैं वो आपको कितना फ़ायदा देता है कितना नहीं, बट एक कोशिश है उस दिशा में कुछ अच्छा करने की, ताकि उसका कुछ लाभ जैसे हमें मिला वो आपको भी मिल सके। तो मैं आज बात करने वाला हूँ दोस्तों, जो जैसा कि टाइटल भी आपने देखा, और मैं आज बात करने वाला हूँ अपने उस अनुभव पे जिसमें मैंने ये देखा है कि समाज में तलाक के मामले या फिर डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा के मामले, या एक दूसरे का सम्मान ना करने के मामले, या जो बड़े अच्छे परिवार हैं जो बड़े सही सलामत चल रहे हैं उनके टूट जाने के मामले, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे घर टूट रहे हैं, इस तरह के मामले बहुत सारे इस वर्तमान समय में हमारी और आपकी नॉलेज में आते हैं। और ये सच में दुखद है कि जब से टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा प्रभाव हमारे समाज में बढ़ा है, या तो शायद हम ये सारी चीज़ें जान पा रहे हैं कि समाज में इतनी सारी दिक्कतें हैं, या फिर टेक्नोलॉजी के आने के बाद ऐसा हुआ है। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ को, पर मुझे लगता है वर्तमान समय में शायद जानकारी हमारे पास हर चीज़ की आने लगी, इसलिए शायद हमें ऐसा लगता है कि हमारे समाज में बहुत सारा मतलब जो है डोमेस्टिक वायलेंस और इसके अलावा तलाक, इसके अलावा सेपरेशन यानी कि हस्बैंड वाइफ है लेकिन अलग रह रहे हैं, या परिवार है लेकिन वो साथ रहना पसंद नहीं करें, इस तरह के मामले बहुत ज़्यादा वर्तमान समय में देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे बाल सही नहीं हो रहे, पता नहीं क्या चक्कर है, अब इनका कुछ समझ में, लॉकडाउन में ये भी डिस्टर्ब हो गए। तो खैर छोड़िए। तो ये जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, मतलब आप 10-15 साल का अगर हिस्ट्री देखेंगे पिछला, या समझने की कोशिश करेंगे तो तमाम मामलों में इजाफा हुआ है। बहुत सारी घटनाएं दिन पे दिन आपके आस पड़ोस में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति है, गांव की, घरों की, शहरों की। हालांकि गांव में उतनी बुरी स्थिति नहीं है, परिवारों की एक भयावह स्थिति हो गई है कि शादी होती है और 6 महीने बाद जो है तलाक हो रहा है, या उस घर में झगड़े हैं 6 महीने बाद। 6 महीने किसी को कुछ पता नहीं, 6 महीने बाद पता लग रहा है आस पड़ोस में सबको, भाई इनके घर में तो बहुत सारे झगड़े हैं, ये तो बहू को दुखी कर रहे हैं, या बहू इनको दुखी कर रही है, या इनका बेटा इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। तमाम तरह की चीज़ें हैं, मतलब मैं तो जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ। तो इस तरह की तमाम चीज़ें समाज में हो रही है, समाज विघटन की ओर बढ़ रहा है। विघटन मतलब समाज टूटने के कगार पे है और टूट रहा है। जैसे हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, जैसे यूएस वगैरह में क्या होता है, या और कंट्रीज़ में, कि वो सेल्फ में जीते हैं। जैसे हम मैच्योर हुए, आप अपना ख्याल खुद रखिए, हम अपना ख्याल खुद रख लेंगे। कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई एक जिम्मेदारी बच्चों की माँ बाप पे, माँ बाप के बच्चों पे कोई एज सच लाइबिलिटी नहीं है। एक सांस्कृतिक मूल्य हमारे देश की तरह शायद वहाँ नहीं है, तो उस चीज़ को, हर चीज़ को वहाँ कानून से तोला जाता है। कानून में जो लिखा है केवल उसी के लिए आप जिम्मेदार हैं, नहीं लिखा है तो उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है। वैसा कुछ है सिस्टम, जितना मैंने समझा। और मैं कहीं गलत हूँ तो प्लीज़ करेक्ट मी, और मैं उसको एज सच में नहीं कह रहा मैं 100% सही हूँ, लेकिन मैंने जो समझा है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, किसी भी परिवार का विघटन जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी दर्दनाक स्थिति है उस परिवार के उन लोगों के लिए जो ऐसा नहीं चाहते कि परिवार में हो। यानी कि परिवार का टूट जाना उस परिवार के लिए बहुत भयावह और एक दर्दनाक स्थिति है, जो किसी त्रासदी से कम नहीं है। हम त्रासदी किसको बोलते हैं, भूकंप आया कुछ, वही त्रासदी नहीं है। एक परिवार के लिए घर का टूट जाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है फ्रेंड्स? जब आप समझने की कोशिश करेंगे, मैं जितना देखा है, मैं तो बड़ा आहत होता हूँ इन चीज़ों से, और पूरी जान लगा देता हूँ उस चीज़ को रोकने के लिए कि विघटन यानी कि
टूट ना हो, यानी कि वो कोई भी रिलेशन वो टूटे ना, वो अलग ना हो, किसी भी तरह वो रिलेशन बना रहे, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का है, भाई बहन का है, भाई भाई का है, ये माँ और बेटे का, माँ बाप का और बेटे बेटी का, जो भी है रिश्तेदारों का, वो रिलेशन बना रहे। लेकिन मेजर इफेक्ट आज के समय में क्या देखने को मिल रहा है कि इन रिश्तों को बनाए रखना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका जब कारण समझने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादातर मामलों में मैंने कब देखा है कि विघटन की स्थिति कब आती है। ज़्यादातर मामलों में मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ आप मेरी किसी बात को गलत मत समझिएगा। ज़्यादातर मामलों में जो जिसको न्यारा साझा या परिवार का विघटन हम जिसे कहते हैं, या जो है अलग अलग हो जाना हम कहते हैं, या फिर हम बात करते हैं तलाक, ये सारी स्थिति जो है या सेपरेशन की स्थिति है, ये सारी स्थिति किसी परिवार में ज़्यादातर मामलों में जो आज के समय में देखने को मिल रही है, वो लड़के की या लड़की की शादी होने के बाद लड़की जहाँ लड़की ब्याही गई उस परिवार में, या आपका लड़का है तो आपके परिवार में शादी के बाद इस तरह की स्थितियाँ ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। इवन दो जहाँ फैमिली सेपरेट रहती है, यानी कि हस्बैंड वाइफ बच्चे अगर वो बाहर भी रह रहे हैं तो वहाँ भी उनके बीच में काफ़ी हद तक तनाव है, बहुत खुश नहीं है ज़्यादातर लोग साथ रह करके। बहुत बड़ी संख्या में ऐसा डेटा आप उसको अगर देखना चाहें तो डोमेस्टिक वायलेंस के मामलों की जो FIR एक साल में होती है उसको अब अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कितने बड़े मामले, कितने बड़े स्तर पे इस देश में जो है केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं, मामले सामने आ रहे हैं कि पति पत्नी बेशक वो सिंगल रह रहे हों, सिंगल मतलब पेरेंट्स से, सास ससुर से या पेरेंट्स से दूर रह रहे हैं, उसके बाद भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। तो जब इन चीज़ों के बारे में मैं सोचता हूँ या मैंने सोचा है, जो मैंने आसपास के लोगों से मिल करके या अपने खुद के परिवार से या अपने नज़दीकियों के साथ जो मैंने अनुभव किया है, तो मैंने कुछ चीज़ों को अनुभव किया है। उनमें से जो मेन चीज़ें हैं उनमें सबसे बड़ी एक चीज़ है जो है असंतोष, सेटिस्फैक्शन, है ना, सेटिस्फैक्शन ना होना किसी भी बात से, अपने पार्टनर से, अपने पार्टनर की फैमिली से, या अपनी फैमिली के अदर, या अपने बच्चों से, पत्नी को पति से, पति को पत्नी से, बच्चों को पेरेंट्स से सेटिस्फाइड नहीं है। कहीं ना कहीं जैसा वो चाहते हैं वैसा उनके लिए नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं मन में ये सवाल है कि जैसा मैं अपनी पत्नी को चाहता हूँ वैसा वो मेरे साथ नहीं कर रही है। पत्नी समझते जैसा मैं अपने पति को चाहती हूँ पति मेरे साथ वैसा नहीं कर रहा। बच्चे जैसा माँ बाप को चाहते हैं, बच्चों को लगता है माँ बाप हमारी इच्छाएं पूरी नहीं कर रहे हैं। तो एक असंतोष की भावना बहुत ही ज़्यादा प्रबलता के साथ दिलों में बढ़ रही है, मन में बढ़ रही है, और उस असंतोष की भावना के चलते परिवारों का विघटन हो रहा है। पहले हम समझते थे, आपने अगर बहुत सारे लोग इस बात से सहमत होंगे, पहले हम देखते कि भाई जॉइंट फैमिली में कोई शादी के बाद अगर महिला शादी हो के आई है, रह रही है, तो उसको इतने बड़े परिवार में रहने की आदत नहीं है, या इतने बड़े परिवार में वो एडजस्ट नहीं कर पा रही है, परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको एडजस्ट नहीं करने दे रहे हैं। तो पहले ये एक कारण हम समझते थे कि इस कारण से वो खुश नहीं है, हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे। लेकिन ये स्थिति वहाँ नहीं, उसके बाद भी बरकरार है। उसके बाद भी जब वो अलग हो जाते हैं, कहीं बाहर जाकर रहने लगते हैं, बहुत सारे मामले, इसको अब मेरे से मत जोड़िएगा, तमाम लोग, मेरे नहीं सभी के जब साथ इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें हैं जो बाहर जाके रहने लगते हैं, फिर भी उनमें, उनके रिश्तों में वो मिठास नहीं है, वो बात नहीं है। वो साथ तो हैं लेकिन साथ नहीं है। वो शारीरिक रूप से वो प्रेजेंस है उनकी उस घर में, लेकिन मानसिक रूप से वो एक दूसरे के साथ नहीं। और ये चीज़ें जब धीरे 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 अपना रंग चढ़ती हैं, यानी कि हम शारीरिक रूप से साथ तो हैं घर में, लेकिन हमारे मन जब एक दूसरे से जुदा होने लगते हैं, तो एक स्तर ऐसा आता है, या तो हम अलग रहना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि हमेशा के लिए तलाक ले लें, या फिर हमारे मन में आता है कि ठीक है भाई ज़िंदगी है, चलो काट लेंगे, है ना। तो वो रहना ना रहने जैसा हो जाता है। वो सच में एक ऐसी स्थिति है जो आपको, आपके बच्चों को, आपके पति को, या पति के साथ, पति अगर पति की जगह खड़े होकर सोचें तो पति को, खुद को, पत्नी को और उसके बच्चों को और उसके पूरे परिवार को ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है जहां उनकी ज़िंदगी में कोई खुशी रह नहीं जाती। सारी रचनात्मकता, सारे
जो मतलब आदमी के अंदर की खुशियाँ हैं, जो जुनून है ज़िंदगी में कुछ करने का, जो तरीके हैं जीवन को जीने के, सब बदल जाते हैं और इंसान सिर्फ उस ज़िंदगी के साथ घिसड़ने लगता है कि ठीक है भैया चलो काट लेंगे, ये जीवन है भैया, अब क्या कर सकते हैं, काटना ही है, कोई तरीका नहीं है, हम पे सामाजिक दबाव है, हम तलाक नहीं ले सकते, हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे। एक इस तरह की स्थिति या तो आ जाती है, या फिर कुछ लोग बियॉन्ड द लाइन जाके सेपरेट हो जाते हैं या फिर तलाक भी ले लेते हैं, मारपीट होने लगती है, एक भयावह स्थिति होती है और उसका एक कॉन्सिक्वेंसेस निकलता है कि उसका कई बार तलाक भी हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी तलाक गलत होते हैं, बहुत सारे तलाक जो होते हैं वो बहुत जायज़ कारणों से भी होते हैं, और क्योंकि कानून हमें ये परमिशन देता है कि हम ले सकते हैं, तो बहुत सारे लोग उस सहमति के साथ तलाक भी लेते हैं और कई बार जो स्थिति बनती है उनके आधार पर भी तलाक हो जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ एक सुखद समाज की संरचना अगर हम करना चाहते हैं तो एक सुखद परिवार हमें बनाना पड़ेगा। हम बाहर निकलते हैं, आप कई बार देखेंगे रोड पे जाओ, किसी के साथ जरा सी बाइक टच हो जाए तो आदमी आपको 50 गालियाँ एक साथ देता है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि शायद उसके मन में तनाव है। पड़ोस वाली मतलब दो महिलाएं एक साथ में घर में रहती हैं, वो ज़रा सा पानी इधर का उधर गिर जाए उसके ऊपर में खूब झगड़ा होता है, घंटों लड़ती हैं। क्यों? बात बहुत छोटी है, कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो असंतोष उनके मन में है, अंदर से वो बहुत खुश नहीं है, वो छोटी सी बात को भी टॉलरेट नहीं कर पा रही और जो गुस्सा है वो किसी और पे निकल जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि उनकी पर्सनल लाइफ अफेक्ट कर रही है। इसको समझें तो क्या हो सकता है कि हम इन चीज़ों में सुधार करें, कैसे हम इस परिस्थिति से निकलें, कैसे हम इन चीज़ों को बदलें कि हमारी ज़िंदगी में खुशहाली आए। तो मैं इसको हस्बैंड वाइफ के साथ जोड़ के देखना चाहूँगा, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते से, क्योंकि वो एक बहुत अहम रिश्ता है, बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है पूरे परिवार की खुशी के लिए। क्योंकि माँ बाप जो है हमारे माँ बाप वो हस्बैंड वाइफ भी हैं, उसके बाद हम उनके बच्चे हैं, तो सारी कहानी कहाँ से शुरू होती है? हस्बैंड वाइफ के रिश्ते से। तो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में जो हम कंसीडर कर रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ, सबसे मुख्य मैंने कुछ वजहों को चुना है जो बहुत ही ज़्यादा इस रिश्ते को प्रभावशाली रूप से प्रभावित करती हैं और उनके नेगेटिव इफेक्ट आपकी पर्सनल लाइफ पे, हमारी पर्सनल लाइफ पे पड़ता है। जैसे कंपैरिजन। तो अब इस बात को समझने के लिए जैसे कि एक बड़ा कारण मैं देखता हूँ कंपैरिजन की। आप बात करें, पति क्या करने लगता है कि अपनी पत्नी को कंपैरिजन करेगा किसी और की पत्नी से, अपने भाई की वाइफ से या किसी और से, कि भाई मैं बाहर से आता हूँ तो भैया देखो उसकी पत्नी तुरंत पानी का गिलास लेके आती है, तुरंत उसको इतना वो करती है, उसको खाना देती है तो हाँ जी ये लो जी वो लो जी, और ऐसे करके बात करती है। और मेरी पत्नी मुझसे ऐसे बात नहीं करती। या पत्नी कई बार ये महसूस करती है कि उसका पति पहले तो जब ऑफिस से आता था तो रोज़ बच्चों के लिए चॉकलेट लाता था, आता था तो मुस्कुराता था और बहुत अच्छे से घर में आते ही बात करता था, लेकिन आजकल कुछ अपसेट रहने लगा। और जबकि मेरा भाई तो मेरी भाभी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता, या आस पड़ोस में जिसको भी वो देखती हो, या ऊपर कोई मकान मालिक या किराएदार रह रहा है उनसे वो कंपैरिजन करती हो, देखती हो उनके घर में तो इतना लोग खुश हैं, हमारे घर में 24 घंटे टेंशन है, और मेरे हस्बैंड तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। तो वहाँ से क्या हुआ? कंपैरिजन शुरू हुआ, दोनों एक दूसरे के बारे में कंपैरिजन करने लगे। और जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम ये समझते हैं हमसे बेस्ट कोई और है। हम कंपैरिजन करते ही ऐसे आदमी के साथ हैं जिसको हम अपने से बेहतर मान रहे हैं, वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और हम कंपैरिजन करते करते इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि कंपैरिजन ना करके ये समझने की कोशिश करें कि हो सकता है जो इंसान शुरू के दिनों में मेरे साथ इतना अच्छा था, अब उसके व्यवहार में ये बदलाव आया है। हो सकता है मेरा हस्बैंड जो ऑफिस में काम कर रहा है वहाँ उसके साथ कोई तनावपूर्ण स्थिति हो, या उसके जुड़े हुए लोगों के साथ कोई तनावपूर्ण स्थिति हो जिसकी वजह से वो परेशान है और आजकल मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर रहा जैसे वो पहले कर रहे थे। पति को भी अगर ऐसा लगता है कि पत्नी पहले जैसा व्यवहार नहीं कर रही, तो पति को भी ये समझना है या ये जानने की कोशिश करनी कि ऐसी क्या बात है जो पहले कुछ और स्थिति थी, आज स्थिति कुछ और है। ठीक है, ऐसा क्या हुआ है हमारे बीच में, ऐसी कौन सी बात हुई है, या ऐसे कौन लोग हैं
जिनके चलते हमारी स्थिति में ये बदलाव आ गया। तो आप कंपैरिजन ना करके उस स्थिति को पहचानने की कोशिश करें जिस बात की वजह से आपकी पहले से स्थिति बदतर हो रही है। तो कंपैरिजन से आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी और उससे कभी समाधान नहीं मिलेगा। तो कंपैरिजन करने की बजाय क्या करें, उस प्रॉब्लम को ढूंढने की कोशिश करें कि किस वजह से ऐसा हो रहा है और वो कैसे करेंगे। अब कई बार क्या होता है कि लोग सोचते हैं ठीक है भाई आज आएंगे, क्योंकि ये होता है कि मैं आज पूछ लूँगी आज मैं पूछ लूँगा तेरे जी में क्या है। ये तरीका ही सबसे गलत है। कभी भी पूछ लूँगी अगर आपके मन में गुस्सा है और आपने कहा ठीक है भाई बैठते हैं आज बात को ख़त्म करते हैं, वहाँ से बात बढ़ेगी। कंपैरिजन वाली स्थिति से बदतर स्थिति ये होगी। तो आपको क्या करना है, आपको सही समय, सही दिन, सही वक्त का इंतज़ार करना है। जब आपको लगे कि हम दोनों उस स्थिति में हैं कि हम आराम से बैठ के कुछ समय बिना किसी डिस्टर्बेंस के बात कर सकते हैं, तो आप एक दूसरे के साथ बात करें और ये समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी कौन सी स्थिति है जिसके चलते आप पहले ऐसे थे और अब ऐसे हैं। तो जब आप बात करेंगे तो आपको उस स्थिति का आकलन करने में आसानी होगी और आपको उसका ज़रूर पता लग जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी चीज़, एग्रेशन। जब आप बात कर रहे हैं तो विशेष ध्यान आपको उस वक्त ये रखना है कि आप गुस्सा नहीं करें। दोनों कभी कभी गलती क्या हो जाती है कि जब आप बात करते हैं बैठ के तो एक दूसरे को एग्रेशन दिखाने लगते हैं। किसी पुरानी बात को लेकर के, कोई पुरानी चीज़ को लेकर के बात कर रहे हैं तो कोई पुरानी बात उठ गई तो आपने एक दूसरे को टोंट मारना शुरू कर दिया। यहाँ से रिश्ता बिगड़ेगा। आपका वो प्रयास जिसको आप समझ लें कि ठीक है आपका पार्टनर है, आपको टोंट भी कर रहा है, तो आप ये समझ लें आप किस लिए बैठे हैं। इसीलिए दोनों को बैठने के समय सहमत होना है, एक दूसरे को एक्सेप्ट करने, ठीक है हम बात करना चाहते हैं। जब ऐसी दूसरी चीज़, बात करते समय इंटरफेयर ना हो। कई बार क्या होता है कि पति या पत्नी के दिमाग में बात चल रहा होती है, अब पत्नी खाना बनाने को तैयार है, बच्चों को स्कूल भेजना है और पति कह रहा है मुझे आपसे बात करनी है, तो उस वक्त अगर आप बात करने का प्रयास करेंगे तो वो स्थिति को ख़राब करेगा, बनाएगा नहीं। क्योंकि उस वक्त उसे, आपकी पत्नी को जल्दी है, बहुत सारे काम करने हैं, तो हो सकता है उस वक्त वो आपकी बात पे सही की बजाय गलत तरीके से रिएक्ट कर जाए और उनकी ऐसा करने की मनसा भी ना हो। और आप उसका क्या अर्थ निकाल लेंगे कि मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है और मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, तो आपने जो प्रयास किया वो प्रयास ही आपका गलत था, यानी कि गलत समय पे था, है ना, गलत समय पे आपका प्रयास था, इसीलिए वो स्थिति बजाय बनने के बिगड़ गई। बहुत ज़रूरी है सही समय, सही मूड का चुनाव करना, ध्यान रखने की बात है। जो मैंने सीखा मैं आपको साझा कर रहा हूँ। दूसरा जो है, मैंने पॉइंट लिख लिया था क्योंकि मैं भूल जाता हूँ बात करते समय। दूसरा जो है, इंटरफेयर ऑफ अदर्स इन योर पर्सनल रिलेशनशिप, दैट्स अ वेरी बिग रीज़न। मैं इस रीज़न को हमेशा इंसिस्ट करता हूँ। बहुत पुरानी कहावत है कि संस्कृत का एक श्लोक था, एक्चुअली संस्कृत में श्लोक मुझे याद नहीं है, उसका हिंदी अर्थ बता सकता हूँ कि गधी 10 पुत्र होने के कारण भी भार ढोती है और शेरनी 1 पुत्र होने के कारण निडर होकर सोती है। वैसे मैं इसको यहाँ मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे पेरेंट्स हैं, अगर औलाद एक भी हो, बेशक एक हो लेकिन अच्छी हो, रेस्पेक्ट करती हो, समर्थित हो परिवार, माँ बाप के प्रति, परिवार के प्रति, तो वो 10 पुत्र होने के से कोई फ़ायदा नहीं। एक हो लेकिन अच्छा हो, संस्कारी हो, वो एक काफ़ी है, 10 की ज़रूरत नहीं है। 1 हो, 2 हो, या 10 भी हो, संस्कारी हो सकते हैं। लेकिन आपके 10 पुत्र हैं और वो किसी काम के नहीं, आपकी इज्जत नहीं करते, तो फिर आपका वो सब बेकार है। वैसे ही बात कर रहा हूँ कि मित्र की, यहाँ मैं उसको जोड़ना चाह रहा हूँ मित्र से, गाइड से, आपके मार्गदर्शक से, इंटरफेयर को मैं जोड़ रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि ऐसा कोई परिवार हो शायद जिसमें शुरुआती दिनों में या बीच में, शादी के बाद या फिर शुरुआती दिनों में, क्योंकि क्या होता है कि पत्नी आपकी अलग बैकग्राउंड से आई है, उसने वहाँ कभी सर पे पल्ला रखा नहीं है, उसने मतलब जो है कभी किसी से परमिशन लेके खाना खाया नहीं है, किसी के बाद में खाना जब मन आया डाल लिया, खा लिया। तो ज़िंदगी के 18, 20, 25 साल उन्होंने माँ बाप के घर में उस घर की बेटी बन के और फ्री ज़िंदगी को जिया है, ठीक है जी।
जब वो सास के घर में मतलब फैमिली में बहू बन के जाती है तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस ऑटोमेटिकली, एक अजीब सा प्रेशर उसके दिमाग पे आ जाता है जो मन पे हावी हो जाता है। तो वहाँ कई बार कुछ चीज़ें उसका बोलने का मन होगा लेकिन वो बोल नहीं पाती। कुछ क्या होगा कि कई बार वो आपको बोलेगी यार उसको नहीं करोगे, कई बार आप भूल जाओगे। तो कुल मिला करके बहुत सारे फैक्टर्स मिल करके एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं, समझते होंगे आप इन सारी चीज़ों को, तो उनके मन में एक भावना आ जाती है कि ये लोग मेरे परिवार की तरह, या जैसे मुझे परिवार में प्यार मिलता है यहाँ मुझे वो प्यार न शायद मिले न शायद मिल पाएगा। तो वहाँ से एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और क्योंकि आजकल मोबाइल है, फ़ोन है, तो हर छोटी बात फ़ोन पे या तो किसी मित्र के साथ या किसी करीबी के साथ या किसी और के साथ वो डिस्कस होती है। वो नेचुरल है, उसमें कुछ गलत भी नहीं है कर देने में, कभी भी वो गलत नहीं है, क्योंकि आपके मन पे कोई चीज़ हावी हो रही है, आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है और आप किसी तीसरे आदमी के साथ साझा करते हैं तो वो अच्छी बात है। इससे आपके अंदर जो तनाव पैदा हो रहा है मन में वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि थर्ड पर्सन कौन है, उस बात को कैसे समझता है और उस बात के अगेंस्ट आपको क्या समझाता है। बहुत सारी दिक्कतें इस तरह की मतलब मैंने बहुत बार देखी हैं कि वो जो थर्ड पर्सन है जो आपका गाइड है वो कई बार क्या होता है इंटरकनेक्टेड होता है। जैसे गांव में कह लीजिए कि बिचौलिया, एक उदाहरण दे रहा हूँ, बिचौलिया मान लीजिए ससुराल वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं बहू से, वो जाके बिचौलिए से कह देंगे, बिचौले लड़की के परिवार को कह देगा। अब यहाँ डिपेंड करता है जो बीच वाला आदमी है उसने उस बात को किस नज़रिए से समझा और किस भाषा में आगे जाकर के उसको ट्रांसलेट किया। अब उस आदमी ने उस बात को इस ढंग से कह दिया कि भाई आपकी बेटी तो उस घर में बहुत दुखी है, या फिर जो आपकी बेटी ससुराल में दुख पहुंचा रही है लोगों को, तो बात का अर्थ कुछ और। उसी आदमी ने उस बात को ऐसे कहा, देखिए जी नए परिवार में जाके देखे सभी को एडजस्टमेंट करने में दिक्कत होती है, थोड़ा सा ये है बच्ची अभी बेचारी शादी करके गई है, आप भी थोड़ा सा जो है उसको कभी कभी बात कर लें, और क्योंकि नई है यहाँ काम मतलब नई ज़िंदगी शुरू की है और यहाँ जो वो नहीं कर रही थी वहाँ कर रही है, तो कभी कभी छोटी मोटी गलती हो जाती है, तो आप थोड़ा संपर्क में रहें और कभी कभी उसको सही दिशा दिखाएं। बात को कहने का ढंग है, बात का असर उसी हिसाब से पड़ेगा जैसे थर्ड पर्सन उस पर रिएक्ट करेगा। अब यहाँ क्या होता है, मैं दुखी होकर अपने परिवार से कोई बात कहूँ तो मेरा परिवार कई बार सेंटीमेंट्स में बह जाएगा और उस बात पे बहुत रूडली रिएक्ट कर देगा। कई बार परिवार बड़ी समझदारी से काम लेगा, उस सिचुएशन को समझेगा, धीरे से कभी मौका निकाल के टाइम निकाल उस बात को कह देगा, चीज़ें मैनेज हो गई। ऑटोमेटिक इमीडिएटली रिएक्ट कर दिया, रूडली रिएक्ट कर दिया, जैसा सुना उसी पे रिएक्ट कर दिया, चीज़ें ख़राब हो गई। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो आपका गाइड है उसको आप बहुत सोच समझ के चुने और उसकी हर कही बात को इम्प्लीमेंट करने से पहले या उसकी बात को मानने से पहले या उसकी बात को लागू करने से पहले आप ये ज़रूर सोच लें कि वो जो कह रहा है उस सिचुएशन में कितना फिट होता है, कितना फिट नहीं होता है, या वो जो कह रहा है वैसा करने से चीज़ें सही होंगी या बिगड़ सकती हैं। ये बात हस्बैंड के लिए भी पूरी तरह लागू होती है और वाइफ के लिए भी। हस्बैंड लोगों का फ्रेंड सर्कल होता है, वो भी छोटी सी बात पत्नी ने कही या नहीं मानी, या सुबह उठना था जल्दी नहीं उठ पाए किसी दिन और वो ऑफिस भूखे चले गए, या ऑफिस टाइम पे खाना नहीं मिला, जाके दोस्तों से कह दिया, दोस्तों ने कुछ उल्टा भड़का दिया। कई बार लोग अपने घर की समस्या से बहुत पीड़ित होते हैं, वो कहते रहे यार ये इनका तो यही ड्रामा है, ये है वो है। तो आपने क्या किया, निगेटिव जो है थॉट वो डाल दिया अपने फ्रेंड के दिमाग में, उसका रिएक्शन उसकी फैमिली में दिखाई देगा, उससे क्या होगा, रिश्ता खराब होगा। इसीलिए बाहर कोई कुछ भी कहे आप उस बात को सोच समझ के ही अपने घर में लागू करें। और सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड, सिलेक्शन ऑफ गाइड करते समय एक अच्छा गाइड सेलेक्ट करें। ठीक है जी, बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छा गाइड सेलेक्ट करें। दूसरा है पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। कभी भी जब आपका झगड़ा हो रहा है तो आप निगेटिव चीज़ों को अवॉइड करें कि भाई अच्छा इसने तो मुझे उस दिन ये बात कही थी, वो निगेटिविटी दिमाग में ना आने दे। वो निगेटिविटी अगर आपके दिमाग में आती रही और आपके दिमाग से वो निगेटिविटी नहीं गई और आपने उसको मेंटेन किया तो वो एक दिन
आपके जीवन को पूरी तरह बर्बाद कर देगा, पूरी तरह। और नतीजा आप समझ सकते हैं क्या होता है। दूसरा, मैं क्योंकि खाली समय, खाली दिमाग शैतान का घर, ये कहावत तो सबने सुनी होगी। अगर पति से झगड़ा हो गया और पति ऑफिस चले गए तो वो तो बिज़ी हो गए, वो शायद भूल जाए इस बात को, पत्नी घर में है। घर का काम करने के बाद उनके पास 1-2 घंटा जो भी बचता है, अब वो उस समय में उस बात को सोच रहे हैं कि उनके पति ने आज उनके साथ सुबह अच्छा व्यवहार नहीं किया या उन्होंने मिसबिहेव किया है। तो इस तरह की चीज़ें आप सोचते रहेंगे तो वो बहुत सारी चीज़ों से आपको रिलेट कर देगी। पिछले साल ये कहा था, उस दिन ये कहा था, अच्छा उस दिन मम्मी को मैंने ये कह दिया है, मम्मी की बात मैंने नहीं, मैं तो उस दिन ये कहा था, एक दिन तो मेरे को ये कह दिया। तो सारी चीज़ जुड़ करके शाम तक आपको प्रिपेयर कर देंगे दूसरे झगड़े के लिए। उससे धीरे धीरे तनाव बढ़ेगा। झगड़ों में क्या है, अब हमेशा एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट कर जाते हैं, एक दूसरे का सम्मान करना भूल जाते हैं। और ये जब आप सम्मान नहीं करते मतलब अपमान करते हैं, और अपमान इस रिश्ते में एक भयावह स्थिति पैदा करता है। जब दोनों में से किसी के मन में ये आ गया मेरी इज्जत नहीं करता, वो रिश्ता चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे और बहुत ही उसका मुश्किल हो जाता है फिर उसका चलना कुल मिला के। देखिए, क्योंकि हर आदमी अपने सम्मान के लिए जीता है, और यदि उसका अपमान हो रहा है तो शायद उस रिश्ते में रहना नहीं चाहेगा, खुश नहीं रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप अपने आप को उस प्रिपरेशन से दूर कैसे रखें, शाम तक झगड़ा होने की स्थिति को पैदा ही ना होने दें और उससे दूर रहें। उसके लिए क्या करें कि क्योंकि आप एक गृहिणी हैं या फिर आप एक टीचर हैं या फिर आप कोई भी हैं उदाहरण के तौर पे, तो आपका अपना एक फील्ड है। यदि आप एक गृहिणी हैं तो आप घर में 4 अलग अलग लोगों को दिन में डील करती हैं। हो सकता है बच्चा आपका उसमें शामिल होगा ही होगा, बच्चा है, आपके हस्बैंड हैं, आप खुद हैं, ठीक है, आपके अगर सास ससुर साथ रहे तो वो हैं। अब आप एक कोई सब्जेक्ट पे पकड़ के आप जिस दिन आपका झगड़ा हो, स्पेशली उस दिन आप ये रिसर्च करने की कोशिश करें कि इनकी केयर कैसे करें, या इनको कोई तकलीफ़ हो तो उसे कैसे हैंडल करें, या बच्चे अगर एग्रेसिव हैं, बच्चे एग्रेशन में हैं, उस चीज़ को हम कैसे हैंडल करें, या बच्चे आपके पढ़ नहीं रहे हैं तो बच्चों का पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए क्या प्रयास करें। आप ऐसे ऐसे टॉपिक निकाल के अपने पास रखें, और जिस दिन आपकी झगड़ा हो जाए, जिस दिन आपका सुबह सुबह झगड़ा हो जाए, या कोई आपका खाली बिल्कुल आप बैठे और आपको लग रहा है कि दिमाग निगेटिविटी दिमाग में, तुरंत ऐसा कोई टॉपिक पकड़े। मोबाइल आजकल सभी के पास है, फ्रेंड सर्कल है सबके पास, आप तुरंत उस मुद्दे को उठाएं, किसी दोस्त को फ़ोन करें, किसी रिश्तेदार को फ़ोन, कहें कि एक बच्चा यदि ऐसा करता हो तो उसे लाइन पे लाने के लिए क्या किया जाए। आप सुझाव लें, आप जानकारी इकट्ठा करें और अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। यदि आप अच्छा खाना बनाना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं, तो आप तुरंत जाएं, किसी से संपर्क करें। बहुत सारे तरीके हैं, यूट्यूब पे जाएं, गूगल में जाएं, जो भी आपको सही लगता है वो उस तरीके से अच्छा खाना कैसे बना जाए, वो सारी चीज़ों में आप अपनी दक्षता को बढ़ाएं। यदि आप एक गृहिणी हैं और घर में रहकर कुछ काम भी करती हैं तो उस, या कोई इनकम का सोर्स, आप घर में रहती हैं लेकिन इनकम के सोर्स को कैसे बढ़ाएं, तमाम ऐसी चीज़ें कुल मिला के जो आपको निगेटिविटी से दूर रखे और आपको औरों से अलग बनाए, वैसा कुछ करने की दिशा में आप उस दिन तो ज़रूर प्रयास करें जिस दिन आपके हस्बैंड से, आपका या आपके सास से, ससुर से, या पति का पत्नी से, और पति खाली है तो अपने फील्ड में वो कैसे आगे बढ़ें। इन सारी चीज़ों में आपकी दक्षता, क्षमता, जिसे स्किल कहते हैं, वो कैसे बढ़ें, इस पर विशेष ध्यान दें। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप निगेटिविटी से दूर रहेंगे, कोई नई चीज़ आप सीखेंगे, नई चीज़ आप करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी पहचान अलग बनेगी 4 लोगों में। यदि आपको अच्छा खाना बनाना आता है तो शायद औरों से बेहतर आप बना पाएँ, कुछ अच्छा बना के परिवार को खिला पाएँ। तमाम ऐसी चीज़ें मतलब आप जो हैं कर सकते हैं जिससे आप नेगेटिविटी से दूर रहेंगे और परिवार में वो सारी चीज़ें ला सकते हैं जो एक बेहतर परिवार के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो क्योंकि मेरा अक्सर वीडियो बड़ा हो जाता है और बहुत सारे लोग बोलते भी इतना लेंथी वीडियो कर दिया, अभी बहुत सारे पॉइंट हैं जिन पर मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं मैं छोटी चीज़ कर ही नहीं पाता, सारी चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। इसलिए मैं बाकी का हिस्सा इस वीडियो का फिर किसी दिन बनाऊँगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं परिवारों को लेकर के सोचता हूँ, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप हमारी वीडियो देखते ही हैं, परिवार का विघटन जो है हमेशा दुखदाई होता है। और कई बार लोग हमसे सवाल करते हैं कि आप अपने घर में सब कुछ क्यों ठीक नहीं कर पा रहे।
तो मैं उसके बारे में यही कहूँगा कि नाई खुद के बाल नहीं काट सकता, तो डॉक्टर खुद का ऑपरेशन नहीं कर सकता। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जहाँ हम चाह के भी खुद को बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। चलिए ठीक है, मैं अभी इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़रूरत और उम्मीद दोनों से ज़्यादा बड़ा हो गया शायद। मैं माफ़ी चाहूँगा आपका समय लेने के लिए, यदि कुछ गलत कहा हो। कोशिश करता हूँ मेरे मुँह से गलत बात ना निकले, किसी को दुख पहुँचाए, किसी को गलत बात लगी हो तो गाइड कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। आप सभी को धन्यवाद। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।